आपने गुड़गांव के सरस्वती कुंज के बारे में सुना है? वैसे नहीं सुना होगा क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं आसपास के वो इसके बारे में बात करने से भी डरते हैं। वो डरते हैं क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही डरावनी कहानी है और जो भी वहाँ से गुजरता है वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करता है जिसे अगर आपने फील कर लिया तो आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन वो जानने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। ये कहानी है रेनू की। अक्टूबर की ठंडी रात थी और वो अपने दोस्त सीमा के घर से लेट निकली थी। वैसे तो दोनों ही दोस्त सेम सोसाइटी में ही रहते थे, लेकिन सीमा के घर से रेनू का जो घर था वो 5 ब्लॉक्स दूर था। उस रात जब वो सीमा के घर से निकल के अपने घर की तरफ जा रही थी तो वो रात काफी अजीब थी। काफी सन्नाटा था, जितना रात में होता है उससे भी ज्यादा सन्नाटा। रेनू को यह महसूस तो हो रहा था कि उसके आसपास कोई है, लेकिन उसने इस चीज को इग्नोर किया और वो आगे बढ़ती रही। लेकिन थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद एक स्ट्रीट लाइट थी जो ब्लिंक करने लगती है। रेनू अब अपने सोसाइटी के पार्क के पास पहुंच गई थी और उसका घर पार्क के उस तरफ था। लेकिन तभी रेनू की नजर एक लड़की पर पड़ती है, एक छोटी सी लड़की जो व्हाइट फ्रॉक में खड़ी है पार्क के अंदर। रेनू सोचती है इतनी छोटी लड़की पार्क के अंदर इतनी रात को क्या कर रही है। फिर उसको लगता है शायद अपने माँ बाप के साथ घूमने आई होगी। कई बार सोसाइटी में लोग रात में भी घूमते हैं, लेकिन आसपास उसके कोई माँ बाप नहीं दिखते जब रेनू देखती है। और उसके बाद जब वो वापस उस लड़की की तरफ देखती है तो वो देखती है कि उस लड़की की गर्दन जो अभी सीधी थी वो अब टूटी हुई है और बहुत ही डरावने तरीके से। और वो लड़की अपनी गर्दन को घुमाते हुए रेनू की तरफ देखती है और कुछ कहती है और उस कुछ कहने में 2 आवाजें आती हैं, एक औरत की और एक मर्द की। और ये चीज रेनू के लिए काफी ज्यादा डरावनी थी। वो डर के चिल्लाने ही वाली होती है तभी उसके कंधे पर एक हाथ पड़ता है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि इस सोसाइटी का गार्ड है और वो उससे कह रहा है, मैडम इतनी रात में मत घूमिए, जल्दी जाइए अपने घर में। रेनू बहुत तेजी से अपने घर पहुंची और उसने सीमा को कॉल भी किया। रेनू को लगा शायद वो सो गई होगी, ये बात मैं अब उसे सुबह बताऊंगी। सुबह होती है, रेनू उसे वापस कॉल करती है और वो सारी बात बताती है। सीमा बोलती है कि मैं तेरे घर आती हूँ, रुक। और घर आने के बाद सीमा काफी डरी हुई थी। रेनू बोलती है इतनी डरी क्यों हुई है, क्या हुआ? सीमा अपना मोबाइल निकालती है और रेनू को पुरानी न्यूज की क्लिप्स दिखाते हुए कहती है कि ये देख, ये है सच्चाई। और उस न्यूज की क्लिप्स में लिखा हुआ था, सरस्वती कुंज में 15 साल की लड़की ने सुसाइड किया। लेकिन क्या ये सुसाइड था? और यहाँ से गाइस ये जो कहानी ट्विस्ट एंड टर्न्स लेने वाली है ना, उसे आप मिस नहीं करना चाहोगे, इसलिए एंड तक जरूर देखना। जब सीमा ने इस खबर को अच्छे से पढ़ा तो उसे यहाँ की कहानी पता चली। गाइस कहते हैं 2003 के आसपास यहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी, शर्मा फैमिली। उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था आशी। वो 15 साल की थी। वो डांसिंग और ड्राइंग दोनों में ही बेस्ट थी और स्कूल की टॉपर भी थी। स्कूल वाले उसके तारीफों के पुल बांधने से नहीं थकते थे, लेकिन उसके घर में कुछ अलग ही चल रहा था। उसके जो पिताजी थे उनको हमेशा से ही एक बेटा चाहिए था, इसलिए 15 साल हो चुके थे, लेकिन आज भी उसके पिता बस उससे नफरत ही करते थे। बस आशी की जो माँ थी ना, वही उसको बहुत प्यार करती थी। कहानी में तो ऐसा भी लिखा हुआ था कि उसके पिताजी ने बचपन में उसे मारने का ट्राई भी किया था, लेकिन आशी की माँ ने उसे बचा लिया। और उसके पिताजी अक्सर चाहते थे कि आशी को किसी को हम दे दें, वो हमारे घर में ना रहे। और इस चीज को लेकर अक्सर आशी की माँ और उसके पिता में झगड़े होते रहते थे, मार पिटाई होती रहती थी। आशी जब भी स्कूल से खिलखिलाती हुई आती थी वो घर में आके उदास हो जाती थी। कभी माँ के ऊपर अपने पिताजी का चिल्लाना दिखती थी, फिर अकेले जाके वो अपनी माँ को चुप भी कराती थी, माँ चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके पिता की जो ये नफरत थी ना, ये धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। और एक वक्त ऐसा आता है जब ये नफरत हद पार कर जाती है। दरअसल आशी रात में सो रही होती है और उसके पिताजी पानी में जहर की टैबलेट डालकर आशी को उठाते हैं और उसे वो जहर पिला देते हैं। आशी की माँ को हमेशा आभास हो जाता था जब भी उसके पिता आशी को मारने की कोशिश करते थे, और इस वक्त भी आशी की माँ को कुछ ऐसा ही लगा था। लेकिन जब तक वो उस छोटी बच्ची के रूम में आकर देखती, वो देखती है कि आशी के मुंह से झाग निकल रहा है और वो तड़प तड़प कर मर रही है। और इस चीज को उसी का अपना पिता बहुत खुशी से देख रहा है। इस चीज को देखकर आशी की माँ चिल्ला देती है एंड इसके बाद आशी को मारने के बाद वो आशी की माँ को भी मार देता है एंड फिर खुद भी फांसी लगाकर मर जाता है। तब से गाइस ऐसा माना जाता है कि ये पूरी सोसाइटी ही हॉन्टेड है और यहाँ पर जितने भी लोग रात में घूमते हैं उनको अक्सर वो छोटी लड़की दिखती है। वो छोटी लड़की जो खेलना चाहती थी, जो ड्राइंग करना चाहती थी, जो डांस करना चाहती थी, आज मरने के बाद भी वो यही सब चीजें करती हुई दिखती है। लेकिन उसे अगर कोई ज्यादा देर तक देखने की कोशिश करता है तो वो उसे जान से मार देती है। और इस सरस्वती कुंज में एक कहावत भी है कि इस कुंज में घर बनते हैं, घर बिकते हैं, लेकिन कभी भी घर बसते नहीं है। अब रेनू ने जब ये कहानी सुनी तो उसके डॉट्स कनेक्ट हुए कि शायद वो वही लड़की थी जिसकी गर्दन टूटी हुई थी और वो बहुत डरावने तरीके से मुझे देख रही थी। सीमा बोलती है हाँ वो वही थी, लेकिन तू उसको ज्यादा देर तक देखना मत। लेकिन ऐसे में रेनू कहती है कि मुझे ऐसा लगा था वो मुझसे कुछ कहना चाह रही है, कुछ अपने दर्द को बयां करना चाह रही है। ऐसे में सीमा कहती है तुझे कुछ कहना नहीं चाह रही, वो तुझे मारना चाह रही थी। अगली बार कभी भी उससे सामना हो तो उसे मत देखना। लेकिन गाइस इस कहानी को सुनने के बाद रेनू के अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, काफी सारे प्रश्न थे, क्योंकि जिस तरीके से उस लड़की ने रेनू को देखा था उसे अभी भी लग रहा था कि वो उसे कुछ कहना चाह रही है। खैर काफी दिन बीत चुके थे और रेनू और सीमा दोनों ही रात में अपनी सोसाइटी में टहलना अवॉइड कर रही थी, मतलब नहीं जा रही थी आपस में एक दूसरे के पास। लेकिन अगले दिन रेनू का ऑफिस होता है और उसने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया होता है और उसके ऑफिस के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वो डिलीवर रेनू के घर में नहीं होता, उसकी दोस्त के घर में वो पार्सल चला जाता है। सीमा कॉल करती है कि रेनू तेरा कोई पार्सल आया है। तो रेनू बोलती है कि यार वो अर्जेंट है, मुझे कल ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी है, तू आके मेरे घर में दे देगी। सीमा बोलती है भाई मैं बहुत डरती हूँ, मैं नहीं आ सकती। ऐसे में रेनू बोलती है ठीक है मैं ही आती हूँ। एंड गाइस काफी दिनों के बाद ये पहली बार था
जब रेनू फिर से रात के 1 बजे अपने घर से सीमा के घर में जाने वाली थी एंड बीच में वही पड़ने वाला था वो डरावना पार्क। रेनू अपने घर को लॉक करती है, लिफ्ट का बटन प्रेस करती है, लिफ्ट में जाती है, नीचे उतरती है और अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद वो सीमा की बिल्डिंग की तरफ चल देती है। आज का जो मौसम था वो काफी अच्छा था, काफी तेज हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और रेनू इस चीज को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रही होती है। तभी वो देखती है कि फिर से रास्तों पर जो ऊपर लाइट लगी होती है वो ब्लिंक करने लगी। रेनू और तेज चलने लगती है और आगे की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और इस बार वापस से वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार पार्क में नहीं बल्कि रास्ते में। उसका मुंह रेनू की तरफ नहीं था, लेकिन रेनू जैसे ही रुकती है उसका मुंह रेनू की तरफ 360 डिग्री मुड़ जाता है बिना अपने धड़ को मोड़े हुए। इस चीज को देखकर रेनू बहुत डर जाती है और वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रेनू को ऐसा लगता है कि उसका पैर किसी ने पकड़ लिया है और वो देखती है कि जमीन से उस लड़की का हाथ निकलकर उसका पैर पकड़ा हुआ है, लेकिन वो लड़की अभी भी सामने खड़ी है। ऐसे में रेनू बहुत तेज से चिल्लाने लगती है। वो अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। रेनू देखती है आसपास कोई गार्ड भी नहीं है जिसे वो हेल्प मांग सके। वो चिल्ला रही है लेकिन मानो किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि उस दिन बहुत तेज हवा चल रही थी और उस हवा के बीच में उसकी आवाज दब जा रही थी। वो छोटी लड़की रेनू के करीब आती जा रही थी और वो जितना पास आ रही थी उतना ज्यादा वो डरावनी लगती जा रही थी। उसका गर्दन वैसे ही टेढ़ा टूटा हुआ था और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। रेनू चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो कहानी मुझे पता है और प्लीज मेरे साथ कुछ बुरा मत करो। जिस तरीके से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ बेकसूर होने के बाद भी बुरा व्यवहार किया, मैं भी बेकसूर हूँ, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है। इतने में उस छोटी लड़की की माँ पीछे से आ जाती है और वो आशी के कंधे पर जब हाथ रखती है तो आशी रुक जाती है। इसके बाद इससे पहले कि रेनू कुछ कह पाती है वो दोनों एकदम गायब हो जाते हैं और वो हवा भी चलना एकदम बंद हो जाती है, लाइट्स भी एकदम नॉर्मल हो जाती हैं। मानो ये कोई मूवी का सीन हो। अभी एकदम से सब कुछ डरावना था और सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। रेनू काफी डर चुकी थी और वो भागकर सीमा के घर में पहुंचती है। वो उससे पार्सल लेती है और वो बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। ऐसे में सीमा उसे बताती है कि तूने जिस औरत को देखा वो आशी की माँ थी और ऐसा मानते हैं कि मरने के बाद भी आशी बच्चों वाली डरावनी हरकतें करती रहती है, शरारती हरकतें करती रहती है। वो किसी भी बेकसूर को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जब भी किसी को बहुत ज्यादा डर लगता है तो उसकी माँ आकर उसको कंट्रोल करती है। कई उस प्रोजेक्ट को रेनू ने लिया और अपने घर चली गई। अगले दिन उसने प्रोजेक्ट को अपने ऑफिस में भी दिखाया, लेकिन उस दिन आकर उसने अपनी सोसाइटी वालों से रिक्वेस्ट किया कि हमें यहाँ पर उनके शांति के लिए पूजा करानी चाहिए, जो आज तक किसी ने भी वहाँ पर नहीं कराई थी। गाइस, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर पूजा कराने के बाद कुछ दिनों तक तो हरकतें शांत रही, लेकिन आज भी वहाँ कोई भी घर बस नहीं पाते। ये कहानी यही तक थी। आई होप आपको आज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी और काफी कुछ नया सीखने को भी मिला होगा और डर भी लगा होगा। एक और चीज सीखने को मिली कि आज भी देश के काफी ऐसे कोने हैं जहाँ पर माँ बाप, स्पेशली बाप, किसी बच्ची को नहीं बल्कि सिर्फ लड़के को चाहते हैं। पहले से काफी कम हो चुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से लड़का या लड़की दोनों को इक्वल वैल्यू देनी चाहिए। जो भी बच्चा हमारे घर में पैदा होता है वो प्री डिसाइडेड नहीं होता है, लेकिन उस बच्चे से कितना प्यार हम कर सकते हैं और उस बच्चे को हम क्या बना सकते हैं ये हमारे हाथ में होता है। लेकिन आशी के पापा ने उसे मारना चूज किया, जो कि बहुत गलत था। और ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। आप भी कमेंट में बताओ कि आपके आसपास ऐसी हरकतें होती हैं जिसमें बेटियों को नफरत किया जाता है या बेटियों को कम वैल्यू दी जाती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि इस चीज को जितने भी लोग कमेंट पढ़ रहे हैं उन्हें भी पता चले, क्योंकि आज भी काफी लोग ऐसा मानते हैं कि ये सब नहीं होता है और लड़कियों को अब इक्वली ट्रीट किया जाने लगा है। काफी हद तक किया जाने लगा है, लेकिन हर जगह नहीं। आई होप आज की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियां आने वाले एपिसोड्स में आने वाली हैं, इसलिए मेक श्योर करना कि मिस ना करो। फिलहाल ये वक्त आ चुका है इस एपिसोड को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।